नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं मेरे साथ ऑफ द रिकॉर्ड। सचमुच में मामला कुछ ऑफ द रिकॉर्ड जैसा ही है। 3 दौर का मतदान खत्म, यानी बिहार में पोलिंग खत्म हो गया। नतीजे आएंगे 10 को। लेकिन बिहार के लोग ही नहीं, देश भर के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बन रही है। लोग फ़ोन कर रहे हैं, लगातार जानना चाह रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। सबके मन में बस यही जानने की इच्छा है कि आखिर बिहार में सरकार किसकी बन रही है। मैं हाथ मल रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि आखिर इस चुनाव के बाद कौन सा नेता, कौन सी पार्टी हाथ मलते रह जाएंगे। बड़ा दिलचस्प रहा चुनाव। मतलब 2 महीने पहले जब चुनाव एक तरीके से शुरू हो गया, या फिर यूं कह लें कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, फिर टिकट के बंटवारे होने लगे, तब के हालात और आज के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आम तौर पर ये होता रहा है। मतलब मैंने कई राज्यों में देखा है, चाहे वो मामला बिहार का हो या फिर यूपी का, कि अगर मान लीजिए 3-4-5 फेजेज में चुनाव है ना, तो पहले और दूसरे फेज से ये लगने लगता है कि आखिर तस्वीर किस तरह की होगी, सरकार किसकी बन सकती है, इसके संकेत या रुझान मिलने लगते हैं। लेकिन इस बार बिहार का मामला थोड़ा अलग है। वैसे हो तो जाना चाहिए था ये कि अगर 2 पार्टियों का गठबंधन हो गया, बड़ी पार्टियों का, तो उसकी सरकार बन जाती थी। 2005 में हुआ, 2010 में हुआ, 2015 में भी हुआ। लेकिन 2020 का केस थोड़ा अलग है। अब देखिए और सोचिए जरा कि 1.5-2 महीने पहले जब एनडीए के नेता, बड़े बड़े नेता आते थे और कहते थे कि बिहार में हम 200 सीटें जीतेंगे, और ये बात वो कई बार कहते थे, और जब चुनाव प्रचार का बिल्कुल आखिरी दिन हो गया, तब एनडीए के जो सीएम कैंडिडेट हैं नीतीश कुमार, उन्होंने कह दिया कि ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा। कहाँ 200 सीटें जीतने की बात हो रही थी और कहाँ बात आखिरी चुनाव तक हो गया। एक ऐसा विधानसभा चुनाव था जिसमें पिछले 25-30 सालों से बिहार की राजनीति की धुरी रहे लालू यादव नेपथ्य में थे। मतलब आरजेडी के बैनर पोस्टर तक पर तेजस्वी यादव ने लालू को नहीं रखा। कई तरह के सवाल किए गए तेजस्वी पर, तेजस्वी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बैनर और होर्डिंग में सिर्फ तेजस्वी यादव ही रहे। 31 साल के इस नेता के बारे में तमाम तरह की बातें कही जाती थी। कोरोना काल में वे कहाँ रहे, 18 महीनों में जब वो नीतीश, जिनको वो चाचा कहते हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम रहे, उन्होंने कौन सा ऐसा बड़ा काम कर दिया। बहुत तरह की बातें कही जा रही थी। सवाल ये भी थे कि क्या लालू की विरासत को आगे लेकर तेजस्वी बढ़ पाएंगे। लेकिन आज जब बिहार में चुनाव खत्म हो गया है, नतीजे चाहे जो भी हों, इतना मैं कह सकता हूं कि तेजस्वी ने अपनी एक छवि बनाई है, एक मजबूत नेता के तौर पर। इसमें कोई दो राय नहीं। अब रही बात कि बिहार में आखिर क्या होगा। तीनों ही पार्टियों का, यानी आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी, तीनों का अपना अपना एक सामाजिक आधार रहा है। एक चीज जो बिहार के हर गली मोहल्ले, चौक चौराहे से लेकर किसी भी शहर में चले जाएं, एक बात बड़ी कॉमन थी, वो थी नीतीश कुमार से नाराजगी। वो हर समाज के लोगों के मन में ये बात थी। महिलाओं का केस थोड़ा अलग था। महिलाओं में आज भी नीतीश कुमार की बड़ी अच्छी छवि है। ये हमें जगह जगह पर मिली। जब मतदान हो रहा है, पीछे मेरे बूथ है, इसी बूथ पर हमें कई ऐसी महिलाएं मिली। नीतीश की नाराजगी तो है, तेजस्वी के प्रति आकर्षण है, लेकिन क्या वो आकर्षण उनके अपने बेस वोट बैंक में ही है, मुस्लिम यादव, या फिर उसमें उन्होंने कुछ जोड़ा भी है, कुछ दूसरी समाज के लोगों को भी जोड़ा है। क्योंकि क्या होता है, बिहार में तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन ये बात अफसोस की है, लेकिन बात है 16 आने सच, कि वोट जाति और धर्म के आधार पर दिए जाते रहे। 2015 के चुनाव में भी मुस्लिम समाज के लोग फोर फ्रंट पे नहीं थे, यानी वो रैलियों में, मंच पर अपने भाषणों के लिए नहीं जाने या देखे जाते थे। इस बार भी मुस्लिम समाज ने चुपके से ही वोट किया है। उनका एग्रेसिव फेस कहीं नहीं दिखा है। तो जो पोलराइजेशन की एक, यानी ध्रुवीकरण की एक गुंजाइश बनती है, वो नहीं बनी। हालांकि सीमांचल के चुनाव आते आते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी के फायर ब्रांड सीएम जो है योगी आदित्यनाथ ने कोई कसर छोड़ी नहीं। लेकिन पोलराइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि तेजस्वी यादव या विपक्ष के दूसरे नेताओं ने, अगर अब्दुल बारी सिद्दीकी जो कि आरजेडी के एक नेता हैं, उनके बयान को छोड़ दें, तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। अब अगर नीतीश कुमार के खिलाफ नाराज़गी थी और उस नाराज़गी के चक्कर में लोगों ने उनके खिलाफ अगर वोट दिया है, तो फिर बात बदल सकती है। यानी
वो फैसला नीतीश कुमार के खिलाफ जा सकता है। मोदी एक ऐसे ब्रांड हैं, हर तबके के लोगों में उनका एक तरीके से मोदी के प्रति आकर्षण अब भी बना हुआ है, बहुत बड़े ब्रांड है। और आप देखिए तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को थका हारा हुआ क्या क्या नहीं कहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। उन्हें पता है मोदी पर हमला करने से शायद उन्हें नुकसान हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है ग्राउंड से कि बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। आरजेडी पिछली बार 80 सीटों पर थी, क्या वो उतनी सीटें रिटेन कर पाएगी? क्योंकि जब आरजेडी और जेडीयू मिलते हैं तो बिहार का सबसे बड़ा सामाजिक बेस बनता है उनके पास। पूरा का पूरा पिछड़ा समाज और महादलित, ये एक बहुत बड़ा जातिगत आधार वोट बैंक है। उस वक्त आरजेडी सबसे पहले नंबर पर रही थी, नंबर 1 की पार्टी थी 80 सीटें लेकर के, दूसरे नंबर पर जेडीयू 71। तो क्या आरजेडी 80 से ऊपर जाएगी? अगर उसने अपना कोई और भी सामाजिक बेस अपने वोट बैंक में जोड़ लिया तो ये करिश्मा हो सकता है। बीजेपी के बारे में सब कह रहे हैं कि पिछली बार के मुकाबले वो अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस है नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को लेकर। सब ये कह रहे हैं, जेडीयू के नेताओं को छोड़कर बीजेपी के नेता भी ये खुलेआम कहते हैं कि इस बार स्ट्राइक रेट जेडीयू का अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए तो बार बार बड़े बड़े नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को कहना पड़ा कि अगर नीतीश कुमार की सीटें कम भी आती हैं तो भी मुख्यमंत्री वही बनेंगी। उनकी पार्टी का क्या होगा ये कहना मुश्किल है, बेहद मुश्किल है। और साथ ही कांग्रेस, क्या कांग्रेस आरजेडी के लिए बोझ तो नहीं बनी? क्योंकि कांग्रेस के परफॉर्मेंस को लेकर के खुद महागठबंधन के नेता कहते हैं कि कांग्रेस या तो 15 सीटें लाएगी या फिर वो 40 सीटें ला सकती है। कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के बारे में बड़ा रस्साकसी थी कि इतनी सीटें देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, लेकिन एक बार तेजस्वी यादव और लालू यादव ने कमिटमेंट कर दी तो इतनी सीटों पर पार्टी ने चुनाव लड़ा। तो ये दो चीज़ें हैं कि जेडीयू का परफॉर्मेंस कैसा रहता है और कांग्रेस का परफॉर्मेंस। इन दोनों के प्रदर्शन से इन दोनों के गठबंधन की असली ताकत, तस्वीर और दशा अगली सरकार की तय होगी। कुल मिलाकर मुझे ग्राउंड से इसी तरह के संकेत मिल रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।